इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 4 में हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों का संयोजन टॉपिक चल रहा था और उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल पहले वाले वीडियो में किए थे। आज हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में पहली प्रॉब्लम इसमें है व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड। व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। अब व्हीटस्टोन सेतु डिटेल में तो हम पढ़ेंगे अब 6 नंबर चैप्टर में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर हमारे पास में आएगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा चूँकि कॉम्बिनेशन में ये काम आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर कैपेसिटर के हिसाब से इसको समझाया जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4-5 कैपेसिटर होते हैं जो जिनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से। अगर मैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज को इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग देखूं, जो हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कैपेसिटर की जगह पर हम लगाते हैं रेजिस्टेंस, है ना। रजिस्टर लगाते हैं, प्रतिरोधक लगाते हैं, है ना, जिनका कुछ प्रतिरोध होता है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाई जाती है बैटरी। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे वहाँ जब हम 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब इसमें होता क्या है कि जब कोई करंट यहाँ पर फ्लो होती है, क्योंकि ये तो हमारे पास में चार्जेस की बात है तो यहाँ पे हम चार्जेस लेते हैं। तो ये चार्जेस क्या होता है, इस जंक्शन पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू सेम है तो ये बराबर पार्ट में जाएगा। तो हम इसको नंबर दे देते हैं Q1 और Q2। तो इसमें Q1 पार्ट क्या है, इसमें Q2 पार्ट क्या है। अब ये है P, Q, R और S। ABCD मान लेते हैं। ये पॉइंट A, ये B, ये B, ये C और ये D पॉइंट है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स का अपना अपना एक विभवांतर है। तो होता क्या है कि जब कोई आवेश यहाँ पर C पॉइंट पर D पॉइंट पर आता है, उस कंडीशन पे अगर C पॉइंट का वोल्टेज D पॉइंट के वोल्टेज के बराबर है तो इस कंडीशन में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विभवांतर नहीं होगा। विभवांतर नहीं होगा तो यहाँ से करंट जो बटनी चाहिए, मतलब या तो इधर से आनी चाहिए या फिर इधर से आनी चाहिए, दोनों में से किधर भी आनी चाहिए। लेकिन चूंकि विभवांतर है ही नहीं तो करंट इस वाली ब्रांच में आएगी ही नहीं। अगर करंट इस वाली ब्रांच में नहीं आएगी तो ये ब्रांच हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं और फिर जब इसका कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो वो ऐसा होगा सिंपल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट। ऐसा कब होगा, VC और VD बराबर कब होंगे, जब ऊपर वाली दोनों भुजाएं, अगर मान लीजिए मैं इसको P नाम दूं, इसको Q, इसको हम दे दें R और इसको दे दें S, तो ऊपर वाली दोनों भुजाओं का अनुपात नीचे वाली दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि VC बराबर VD होगा और इस वाली साइड में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं जाएगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, है ना। अब P, Q, R, S, ये तो वहाँ पर रेजिस्टेंस है इसलिए इस नाम से P/Q, R/S। यहाँ पर हमारे पास में संधारित्र है। क्या ऊपर वाली दोनों शाखाओं का अनुपात नीचे वाली दोनों शाखाओं के अनुपात के बराबर है? तो हम देखते हैं कि C/C 1:1, ये दोनों बराबर है, इसलिए आप बीच वाली शाखा को हटा सकते हैं। अब आपके पास में क्या बचा, C, 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 C। आप क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो चार्जेस जा रहा है वही चार्जेस इसमें जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। ये दोनों सीरीज में हो गए तो हमारे पास में ये बन गया इस तरीके से। नीचे वाले भी आपस में सीरीज में हैं तो ये इसका तुल्य परिपथ बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में सीरीज में है तो 1/C + 1/C।
ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ सकते हो, तो सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी यानी कि सी स्क्वायर अपॉन 2c, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में जो इक्वलेंट होगा, क्योंकि पैरेलल में है तो सी इक्वलेंट इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी डबल डैश होगा, है ना। अगर इनकी वैल्यू मैं दूँ आपको 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रोफेरेड अगर इसकी वैल्यू दी जाती है तो 1 माइक्रोफेरेड के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1/2 और 1/2। फिर हम क्या करेंगे, इसको 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1। तो टोटल जो इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास में वो 1 आ जाएगा। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की जब भी कोई कंडीशन बनती है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर आपके पास में ये ए और बी पॉइंट है ना, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया और ए और बी पॉइंट इस जगह दे दिया, तब इस कंडीशन में ये आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो होगी, क्योंकि ए और बी के बीच में आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट फ्लो होनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण करंट का फ्लो होगा ही होगा इस शाखा में। तो करंट इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड होगी। तो फिर ये वाले जो पार्ट बनेंगे आपके पास में, ये हो जाएंगे सीरीज में, ये भी हो जाएंगे सीरीज में। फिर हमारे पास में जो इसका इक्विवेलेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, और ये तीनों पैरेलल में होने के कारण आप इसको सिंपल जोड़ सकते हैं, समांतर में होने का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, ये नहीं है। अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और अगर डायग्राम ऐसा हो जिसमें ए और बी पॉइंट यहाँ हो तो उस कंडीशन में आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जो धारिताएं हैं वो नीचे वाली धारिताओं के अनुपात के बराबर ही हो। ठीक है ना, तब ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ सर्किट बता देता हूँ मैं आपको अब। इससे रिलेटेड कुछ सर्किट इस तरीके से हैं। देखिए, ए पॉइंट से थोड़ा दूर एक कैपेसिटर, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ये 3 कैपेसिटर है। ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से एक वायर उठा के हमने लगाया यहाँ पर, और बी पॉइंट से एक वायर उठा के लगाया यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल आपके पास में एक डायग्राम है जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड नहीं है, देखना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट भी ए होगा, अगर ये ए पॉइंट है तो ये पॉइंट भी ए होगा, क्योंकि बीच में कोई ना तो बैटरी है, इसके बीच में ए पॉइंट और इसके बीच में ना तो कोई बैटरी है ना कोई कैपेसिटर है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो विभव होगा वही इसका होगा। तो अगर ये पॉइंट है ए तो ये भी ए पॉइंट, क्योंकि बीच में इसके भी कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर ये बी पॉइंट मान रहे हैं तो ये भी पॉइंट बी होगा। ठीक है ना। अब कैपेसिटर कितना है, 1, 2 और 3, C1, C2, C3। C1 की एक प्लेट ए पॉइंट से, C2 की एक प्लेट ए पॉइंट से, C3 की एक प्लेट ए पॉइंट से। तो तीनों कैपेसिटर की कोई एक फिक्स प्लेट एक फिक्स पॉइंट पे है। तो क्या हम इसको यूं बना सकते हैं, ये हो गया आपके पास में ए पॉइंट। ठीक है, अब C2, C3 और C1, C2, C3 की कोई दूसरी प्लेट जो है वो एक फिक्स पॉइंट बी पर है। देखो, इसकी C2 की ये वाली प्लेट और C1 की ये वाली प्लेट, इसी तरीके से C3 की ये वाली प्लेट, दूसरी वाली प्लेट। तो इनकी भी कोई एक प्लेट है जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट पे है। तो हमारे पास में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसको जोड़ सकते हैं, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो सॉल्व करना पड़ेगा आपको वो इस तरीके से करना पड़ेगा।
इसी को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर, अब इस कंडीशन में इसका डायग्राम जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, तुल्य परिपथ होगा, वो कैसा बनेगा देखो। अब ये ए पॉइंट नहीं है और ये बी पॉइंट नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गया आपके पास में एक धारिता, निश्चित धारिता का संधारित आ गया है ना। इसको नाम दे देते हैं हम C1 C2 C3 C4 C5 नाम दे देते हैं। इस तरीके से आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, ठीक है। इसके बाद में इसको नाम देंगे हम सी पॉइंट और इसको नाम देंगे हम डी पॉइंट। जब आप ए से सी की ओर चलते हैं तब आपको एक कैपेसिटर मिलता है। ए से सी की ओर चलते हैं तो एक कैपेसिटर मिलता है, और बी से डी की ओर चलते हैं तो एक कैपेसिटर मिलता है। तो ए से सी की ओर ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ए बी सी और डी, ये पॉइंट हो गए। ए से सी एक कैपेसिटर, इसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। ए से डी एक कैपेसिटर, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से सी से बी एक कैपेसिटर है, इसको जोड़ दिया हमने। इसी तरीके से हमारे पास में है बी से डी एक कैपेसिटर, तो इसको इस तरह। अच्छा, अब सी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो इसको इस तरीके से जोड़ा, ठीक है। ये हो गया C4 ए और सी के बीच में, ए और डी के बीच में हमारे पास में C1, और ए और बी और डी के बीच में हमारे पास में है C5, ये हमारे पास में है C3, बी और सी के बीच में C3, और लास्ट में जो बचा है हमारे पास C2। अगर इनमें से सबकी वैल्यू हम 1 माइक्रोफैराड देते हैं तो उस कंडीशन में ऊपर वाली भुजाओं का अनुपात नीचे वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाएगा, और ये वाली जो भुजा होगी इसको हम काट देंगे, किसी काम की नहीं रहेगी, और फिर इसका सर्किट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस सर्किट को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर इसी सर्किट में मैं इस बी पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएं और उस कैपेसिटर का पॉइंट हम दें ये बी पॉइंट, इनको हटा देते हैं, ठीक। इस वाले सर्किट को सॉल्व करते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। तो ये B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट रहेगा, ये A पॉइंट है तो ये भी A पॉइंट रहेगा, ये हमारे पास में इसको मान लेते हैं हम C पॉइंट, तो ये भी C पॉइंट रहेगा, C नहीं लेंगे, A B C D, D ले लेते हैं। ये D पॉइंट तो ये भी D पॉइंट रहेगा, और चूंकि इसके बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है तो D पॉइंट ये भी रहेगा। तो 3 D पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है D जो बीच में आपको बनाना है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा देखो, ये D पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब A और D के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर आएगा, ठीक है। फिर आपके पास में आता है ए और डी के बीच में दूसरा कैपेसिटर, तो ए और डी के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर भी आ गया। फिर आपके पास में ए और डी के बीच में C3 भी है, तो C1 C2 और C3 भी इसके बीच में आ गया, ठीक। ये D पॉइंट है। अब D और B के बीच में एक कैपेसिटर है, ये D और B के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, नाम है इसका C4। D और B के बीच में ही दूसरा कैपेसिटर है, देखो D और B के बीच में ये कैपेसिटर, D और B के बीच में ये कैपेसिटर, तो C5 भी इसी के बीच में है और C6 भी इसी के बीच में, ठीक है। तो अब इसको पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लें, फिर इस पार्ट को, तो आपके पास में ये इस तरीके से बन जाएगा।
ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। इसका रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका रहेगा C4 C5 C6, C4 प्लस C5 प्लस C6। ठीक है, फिर इसको हम सीरीज में है चूँकि, तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा चैन को बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में एक सर्किट और बता देता हूँ मैं इसमें। इस सर्किट में क्या है कि आपके पास में कुछ कैपेसिटर इस तरीके से है, और चूंकि इनकी कुछ वैल्यू है C1 C2 C3 एंड C4, और यहाँ पर हमारे पास में एक लगी है की। ठीक है, स्विच कहते हैं इसको, है ना। जब स्विच आपका ऑन हो तब क्या कंडीशन बनेगी, और जब स्विच ऑफ हो जाएगा तब क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, दो कंडीशन है। स्विच जब ऑन होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट जाएगी इसमें, और करंट की वैल्यू इधर चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों तो आपके पास में एक सीरीज में होंगे, और ये दोनों एक सीरीज में, है ना, सॉरी, ये दोनों पैरेलल में होंगे आपस में, ये दोनों पैरेलल में, और फिर बाद में जो इनका इक्विवेलेंट बनेगा वो सीरीज में बनेगा, है ना। किस तरीके से बनेगा, देखो ये बीच में करंट डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे, तो बीच में करंट डिवाइड होगी तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से C1 C2 C3 और C4, ये बीच वाला पॉइंट आपके पास में बीच में स्विच आ जाएगा। क्योंकि पाथ क्लोज हो गया अब, तो करंट अब इस तरीके से चलेगी। लेकिन अगर स्विच ऑफ है तब उस कंडीशन में क्या होगा कि स्विच ऑफ का मतलब है कि इसमें करंट, इस वाली शाखा में करंट नहीं बह रही है, तो आप इस वाली शाखा को पूरी हटा देंगे तो हमारे पास में सर्किट इस तरीके से बनेगी। C1 C2 C3 C4, फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, नीचे वालों को जोड़ लेंगे, और ये आपस में क्या आ जाएंगे, समांतर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। आगे आपका पास में जो दूसरी प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो है इनफाइनाइट सीरीज वाली, मतलब सीरीज प्रॉब्लम ले रहे हैं। मतलब कि सीरीज प्रॉब्लम, श्रेणी क्रम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हम। हमारे पास में कुछ कैपेसिटर है जिनकी धारिता समान भी हो सकती है ना, और दो कैपेसिटर जिनमें चेंजेस भी हो सकती है, दो प्रकार की धारिता भी हो सकती है। उनको हमने क्या किया, आपस में जोड़ते गए और इनफाइनाइट एक सीरीज बना ली। अब जब इनफाइनाइट एक सीरीज बना ली, उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या आई, इक्विवेलेंट क्या आई, वो किस तरीके से निकालते हैं उसकी वैल्यू, है ना। तो सीरीज रिलेटेड प्रॉब्लम मानना है। देखो, समझने वाली बात यह है कि हमारे पास में इस तरीके से कैपेसिटर दे रखे हैं, ये दो, ये एक और ये दो माइक्रोफैराड, है ना। समझिए, ए और बी, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हैं उनसे सबसे दूर वाले जो धारिता वाले संधारिता उनको पहले लेते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, समांतर में। अब ये समांतर में है तो इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे, समांतर में है। समांतर में होने के कारण जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या, अच्छा, एक कैपेसिटर आपका यहाँ भी है 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। अब पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, ये सीरीज में है। सीरीज में होने के कारण 1/2 + 1/2 = 1, और आंसर 1 ही होगा अगर मैं इसको उल्टा भी करूँगा। तो ये तो हो गया 1 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैसा बना इसका, ए पॉइंट, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर आपके पास में 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैराड।
इस तरीके से ए और बी बन गए। अब ये 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर हो गए। जब इनको जोड़ा तो हमारे पास आया 2 माइक्रोफैराड, तो इनका इक्विवेलेंट कैसा बन गया हमारे पास में 2 माइक्रोफैराड, और ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। ठीक है, अब इनको जब हमने जोड़ा तो हमारे पास में ये सीरीज में होने के कारण कितना बन गया 1 माइक्रोफैराड। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आया हमारे पास में वो कितना आया 1 माइक्रोफैराड का आया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेन को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर अगर सपोज कीजिए एक 2 माइक्रोफैराड का लगा दूँ और ये एक माइक्रोफैराड का लगा दूँ, उस कंडीशन में वापस क्या होगा, यहाँ पर भी आपके पास में 2 माइक्रोफैराड का एक रहेगा। इस सीरीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, एक हमने पास और बना दिया, एक मैश और बना दिया। वापस इसका क्या होगा 1 और 1 2। ठीक है, फिर वापस 1/2 1/2 1, फिर वापस इसका 2, और फिर ले दे के हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 माइक्रोफैराड। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ इसी तरीके से तो वापस आंसर क्या आएगा 1 माइक्रोफैराड। अगर और आगे बढ़ाऊँ तो आंसर क्या आएगा 1 माइक्रोफैराड। इस तरीके से हमारे पास में अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती गई तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 माइक्रोफैराड, है ना। तो हमारे पास में आंसर सिर्फ क्या आ रहा 1 माइक्रोफैराड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यहाँ तक तो आंसर अलग आता है, इसके बाद में आपके पास में 1 माइक्रोफैराड बन जाता है। 1 माइक्रोफैराड को हम इस तरीके से नहीं लेके आपकी बुक की लैंग्वेज में हम इसको करते हैं। तो देखो, अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज बनाता हूँ तो उस कंडीशन में उसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास में C1 और C2 धारिता के n कैपेसिटर है जो कि सीरीज में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं, सीरीज में नहीं, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े हैं, है ना। तो इनको इस तरीके से जोड़ा गया है। इस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं। तो ऊपर वाले इनको दे दिया हमने C1, नीचे वालों को हम दे रहे हैं C2। ठीक है, जब ये सीरीज इस तरीके से इनफाइनाइट चलती रहेगी तो हमारे पास में जो 2 पॉइंट इस डायग्राम में दे रखे हैं, आपकी बुक का एग्जांपल है ये PQ, इन 2 पॉइंट से पहले का जो इक्विवेलेंट है इन सब का वो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा उसके बराबर होगा। अच्छा, सपोज करिए कि आपके पास में अनंत सीरीज है, इस अनंत सीरीज का C इक्विवेलेंट आया आपके पास में कुछ। ठीक है, अगर इसमें से मैंने इस P और Q के आगे वाले पार्ट को हटा दिया तब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा सेम। अगर इसका x है तो इसका भी x ही आएगा। समुद्र में से एक बाल्टी कम करने से उसका पानी कम नहीं हो जाता है, तो इसी तरीके से ये इनफाइनाइट तक चलती हुई सीरीज है। और इनफाइनाइट तक चलती हुई सीरीज में से अगर आगे वाले 2 कैपेसिटर को हटा लिए गए तो P और Q के बीच का इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट होगा, और अगर उनको जोड़ दिया तब भी आपके पास में C इक्विवेलेंट x ही आएगा। इस तरीके से इसको समझ के चल रहे हैं। तो हम P और Q के बीच में जो ये C2 है इसको लिख देते हैं C इक्विवेलेंट। तो हमारे पास में ये इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो कैसा होगा, ये इस तरीके से होगा। A और B के बीच में जो हमारे पास में इक्विवेलेंट बनना है वो है C इक्विवेलेंट, है ना। ये भी C इक्विवेलेंट और वो भी C इक्विवेलेंट। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए, अब C1 और C इक्विवेलेंट दोनों ये दोनों हमारे पास में किसमें है, सीरीज में। सीरीज में है तो इनको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, C1 C इक्विवेलेंट अपॉन C1 प्लस C इक्विवेलेंट। इसके बाद में C2 के साथ में ये कैसे आ जाएंगे, सीरीज पैरेलल में आ जाएंगे, तो सिंपल इसको जोड़ देंगे C2 के साथ में, और इसका आंसर क्या होगा C इक्विवेलेंट। ठीक, अब लघुत्तम लेते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C2 C इक्विवेलेंट प्लस C1 C इक्विवेलेंट अपॉन C1 प्लस C इक्विवेलेंट।
ये इसका लघुत्तम हो गया। ये C इक्वलेंट C1 प्लस C इक्वलेंट उधर जाएगा, तो C1 C इक्वलेंट प्लस C इक्वलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C2 C इक्वलेंट प्लस C1 C इक्वलेंट। अब C1 C इक्वलेंट और C1 C इक्वलेंट कट जाएंगे आपस में, चिन्ह समान है बराबर के दोनों तरफ। बचा हमारे पास में C इक्वलेंट का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में माइनस C1 C2। पहले इसको ले लेते हैं C2 C इक्वलेंट को, ठीक है, और फिर माइनस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसका हमारे पास में सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इस समीकरण से मैं c इक्वलेंट वाली समीकरण की तुलना करूं तो मेरे पास में x जो होगा वो तो होगा c इक्वलेंट। x तो हमारे पास में c इक्वलेंट हो गया, a होगा हमारे पास में 1, b होगा हमारे पास में माइनस का c2 और c होगा हमारे पास में माइनस c1 c2। ये हमारे पास में चीज़ आई। तो इसको अगर इस तरीके से सॉल्यूशन में रखा जाए तो हमारे पास होता है c इक्वलेंट इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि माइनस b का मतलब हो गया माइनस बाहर और b है हमारे पास माइनस c2, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि माइनस c2 का स्क्वायर और माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब हो गया c1 c2 वो भी माइनस में, ठीक है, c1 c2 वो भी माइनस में अपॉन 2a यानी कि 2 और 1। तो c इक्वलेंट हमारे पास में कितना आया? c इक्वलेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो गया c2 प्लस माइनस अंडर रूट c2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो गई, इसका माइनस c1 c2 का माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो 4 c1 c2 अपॉन 2। ये हमारे पास में इसका इक्विवेलेंट का आंसर है। अच्छा, क्योंकि धारिता है माइनस में नहीं होती है तो हम इसका आंसर हमेशा प्लस वाला लेंगे। c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c2 प्लस अंडर रूट c2 स्क्वायर प्लस 4 c1 c2 अपॉन 2। अब जो बुक में दे रखा है, बुक में ये कह रखा है कि आपके पास में जो कैपेसिटर दे रखे हैं उन सब की कैपेसिटेंस क्या है? इक्वल है। तो हम अगर इसको इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर माने तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम इसको इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर माने तो हमारे पास होगा यदि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C प्लस माइनस अंडर रूट C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर अपॉन 2, और C इक्वलेंट इज इक्वल टू C प्लस माइनस 5C स्क्वायर 5C स्क्वायर और प्लस माइनस, माइनस हटाओ प्लस लो केवल है ना, अपॉन 2। यहाँ पर C इक्वलेंट इज इक्वल टू C प्लस ये C स्क्वायर जब बाहर आया तो हमारे पास केवल C और अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C बाई 2 1 प्लस रूट 5। ये इसका आंसर आता है हमारे पास। तो बुक में जो ये सर्किट बना रखा है उसमें C1 C2 नहीं लेके केवल C ले रखा है, तो उससे समझना थोड़ा हमारे पास आसान नहीं होता। इससे समझना थोड़ा आसान होता है कि C1 और C2 जब अलग होंगे तब उस कंडीशन में ये समीकरण होगी, और जब वो बराबर होंगे तब हम उसकी वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे 1 प्लस रूट 5। तो यहाँ पे जो R है, R हमारे पास में है सार्वनुपात, ये R हमारे पास है 1/2, और जो A है वो है प्रथम पद, उसकी वैल्यू है 1। तो हमारे पास में S इन्फिनिटी जो होगा वो होगा 1/1 माइनस R, यानी कि 1
-1/2, तो हमारे पास ये बचेगा 1/1/2 और इसका आंसर होगा 2 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से आप जीपी का फॉर्मूला लगा के इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास में ये जो क्वेश्चन थे आपकी बुक से रिलेटेड और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो समाप्त होते हैं। कल हम पढ़ेंगे एनर्जी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।